Hello students. Today we are going to start the first chapter of civics, that is power sharing. हिंदी में से सत्ता की साझेदारी कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी के सिविक्स की बुक साथ में लेकर बैठे. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग और उसकी डेफिनेशन, स्टोरी एंड एथनिसिटी ऑफ टू कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका में, उसके कारण जो हुआ था सिविल वार एंड इट्स रिजल्ट. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, why power sharing is desirable, and finally we are going to discuss about the forms of power sharing. So students, let's start the chapter with the definition of power sharing. What is power sharing? सत्ता की साझेदारी क्या है? पावर मीन्स सत्ता या ताकत, एंड शेयरिंग मीन्स होता है उसको बांटना या डिस्ट्रीब्यूट कर देना. ये डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच हो सकता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, या फिर ये गवर्नमेंट के लेवल्स जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के बीच हो सकता है. कभी कभी पावर्स की शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस टाइप के सोशल ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी हो सकता है. आप जैसे ही अपना पेज पलटते हैं, पेज नंबर 2 पर आपको लेफ्ट हैंड में बॉटम में एक वर्ड मिलेगा एथनिक. सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग हमें जानना है, क्योंकि अगर हम बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पढ़ते हैं तो यह शब्द हमें वहाँ सबसे पहले दिखाई देगा. तो एथनिक का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन ग्रुप्स. जस्ट सिंपल मीनिंग, ह्यूमन ग्रुप्स दैट बिलोंग टू सेम कल्चर और सेम इन्वायरमेंट. सोशली डिवीज़न बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर. इनकी संस्कृति एक होती है. ऐसे लोग जिनके डिसेंडेंट्स, जिनके पूर्वज और जिनकी विरासत एक साझा विरासत होती है. ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये लोग किसी एक कंट्री, एक नेशन को बिलोंग करने वाले हो या फिर इनका रिलीजन समान हो. एक ऐसा ग्रुप, ह्यूमन ग्रुप, जिनका एक कॉमन कल्चर और डिसेंडेंट्स या इनके पूर्वज एक होते हैं, ऐसे ह्यूमन ग्रुप्स को हम एथनिक कहते हैं. नेक्स्ट, बेल्जियम. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम बेल्जियम. बेल्जियम, जैसा कि अभी आप सब जानते हैं, अ स्मॉलर कंट्री इन यूरोप. यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है. हमारे हरियाणा से भी इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, जैसा कि आप देख रहे हो, एरिया स्मॉलर देन हरियाणा. एंड इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ फ्रांस. यहाँ जैसे कि दिखाया हुआ है, इसके साउथ वेस्ट फ्रंट में फ्रांस है. इसके ईस्टर्न पार्ट में आप देखिए लग्जमबर्ग है, और आपको अपर ईस्टर्न पार्ट में यहाँ जर्मनी दिखाई दे रहा होगा, एंड नॉर्दर्न पार्ट में आपको यहाँ पर नीदरलैंड दिखाई देगा. इस तरह से यह देश 4 यूरोपीय देशों से घिरा हुआ एक देश है. आगे अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा की जो पॉपुलेशन है अबाउट टू 1 करोड़. 1 करोड़ इट मीन्स ये जो कंट्री है ये हमारे देश, हमारे राज्य हरियाणा की पॉपुलेशन की जस्ट हाफ है या हाफ से थोड़ी ज़्यादा है. तो इस तरह से ये बेल्जियम है. आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम में किस प्रकार के लोग रहते हैं, वो कौन सी भाषाएं बोलते हैं. तो हमें बेल्जियम को समझने के लिए सबसे पहले इसके फिजिकल मैप को हमें समझना होगा, फिजिकल डिवीज़न को हमें इसको समझना होगा. अगर फिजिकल डिवीज़न की हम बात करते हैं तो बेल्जियम को 2 भागों में बांटा गया है. जैसा कि आप देख रहे हैं, बेल्जियम का जो अपर पार्ट है, ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस अपर पार्ट को फ्लैमिश रीजन कहा जाता है. कौन सा रीजन कहा जाता है? फ्लैमिश. और इसका जो लोअर पार्ट है जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसे वैलोनिया कहा जाता है. अब हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें देखिए बीच में इसकी कैपिटल सिटी आपको ब्रुसेल्स भी दिखाई दे रही होगी. ये है बेल्जियम की कैपिटल. नेक्स्ट, डिस्कस द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की अगर हम बच्चों बात करते हैं
तो यहाँ का एथनिक कंपोजिशन हमें बहुत ही टिपिकल दिखाई देता है। टिपिकल इन द सेंस कि यहाँ पर 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम का, 59% पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन अर्थात ये अपर एलो पार्ट में रहता है, और ये 59% जो लोग हैं ये बोलते हैं डच लैंग्वेज। इनकी लैंग्वेज कौन सी है? डच। एंड अनदर 40% पीपल, जो आपके बाकी 40% लोग हैं, लिव्स इन द सदर्न रीजन विच इज कॉल्ड वेलोनिया, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल आर 40% एंड दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और ये 40% लोग जो कि वेलोनिया में रहते हैं ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। एंड रिमेनिंग 1%, 59 plus 40 is equal to 99, and the remaining 1% are the people who lives in that region, northeastern part or eastern part of the वेलोनिया, दे आर जर्मन स्पीकर्स। 1% जो लोग हैं जो वेलोनिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहते हैं ये बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। तो आपको सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी बच्चों। हमने यहाँ देखा फ्लेमिश रीजन जो कि अपर पार्ट है, यहाँ 40% लोग रहते हैं, 59% लोग रहते हैं और ये डच लैंग्वेज बोलते हैं। नीचे का पार्ट जिसे कि वेलोनिया कहा जाता है, यहाँ पे 40% पॉपुलेशन रहती है बेल्जियम की, और ये लोग जो है वो भाषा बोलते हैं ये लोग फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं हम अगले। अब बात आती है 1% जर्मन स्पीकर्स की, हमने बात कर चुके हैं। हम अब बात करते हैं इसकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की। अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो यहाँ एथनिक कंपोजिशन कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस टोटल कंट्री के पॉपुलेशन में जो मेजॉरिटी है वो 59% डच स्पीकर्स की है, बट ब्रुसेल्स में स्थिति उल्टी है। उल्टी इसलिए है कि यहाँ पर ब्रुसेल्स में अगर बात करें तो 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। यहाँ 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, एंड रिमेनिंग 20% स्पीकिंग डच लैंग्वेज। अर्थात ब्रुसेल्स में जो डच मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी हो जाती है, और ओवरऑल कंट्री में जो माइनॉरिटी है फ्रेंच वो ब्रुसेल्स में कैपिटल सिटी में वो मेजॉरिटी में हो जाती है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। डचेस का प्लस पॉइंट या बेनिफिट ये है कि उनकी संख्या ज़्यादा है, जबकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है फ्रेंच लोगों की, उनका प्लस पॉइंट या उनका बेनिफिट पॉइंट ये है कि वो रिलेटिवली, किसके रिलेटिवली? इन कंपैरिजन टू डच स्पीकर्स दे आर रिच एंड पावरफुल। वो अमीर है और ताकतवर भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? अब जब भी कोई कम्युनिटी जो कि एक संख्या में ज़्यादा है परंतु पिछड़ी हुई अवस्था में है, और एक कम्युनिटी जो माइनॉरिटी है पर इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट वो थोड़ी सी पावरफुल है और रिच भी है, ऐसे में दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन क्रिएट होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो अब इनके बीच में जो टेंशन थे उस टेंशन के रीजंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर में हम लोग पहले देखेंगे द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जैसे कि अभी आपको बताया हमने, जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में तो है परंतु उनकी रिचनेस और उनका पावर डचेस से ज़्यादा है। तो पहला जो पावर अपने टेंशन का कारण है वो है इनका अमीर और पावरफुल होना, किसका? फ्रेंच लोगों का। द सेकेंड वन, दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच लोगों के नाराजगी का या क्रोध का कारण भी क्या है? हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लाटर। इनको जो एजुकेशन का लाभ मिला है, इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लाभ मिला है वो बहुत आगे चलकर या बहुत बाद में मिला है। इस कारण इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक कन्फ्लिक्ट या टेंशन क्रिएट होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन का क्या कारण है। तो इनके बीच टेंशन का जो पहला कारण हमने देखा वो कारण था कि जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो रिलेटिवली रिच है, पावरफुल है, और सेकेंड वन थिंग, डचेस जो कि इनसे रिसेंटेड होते हैं, उनके रिसेंट होने का कारण ये था कि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो बहुत बाद में चलकर मिला। नेक्स्ट अदर रीज़न डिस्कस करते हैं हम लोग।
दिस लेड टू अ टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच। और यही जब भी इस तरह से कोई एक कम्युनिटी ज़्यादा बेनिफिटेड हो या एक कम्युनिटी जो ज़्यादा आपकी संख्या में हो, मेजॉरिटी में हो, तो टेंशन क्रिएट होना बहुत स्वाभाविक सी बात होती है। और यही कारण है कि 1950s और 60s के एरा में इनके बीच टेंशन क्रिएट होता गया। सीबीएसई में आस्क यू अ क्वेश्चन, what were the reason behind the tension between Dutch and French speaking ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s? ये आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट फैक्ट जो कि इनके बीच टेंशन का कारण था। अर्लियर वी डिस्कस अबाउट इट दैट इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स डच स्पीकिंग पीपल आर इन माइनॉरिटी, जो कि देश में 59% है, मेजॉरिटी में है। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में वो लोग माइनॉरिटी में है। 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ब्रुसेल्स बिलोंग्स टू डच स्पीकर व्हेन द रिमेनिंग 80% बिलोंग्स टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी दैट इज फ्रेंच कम्युनिटी। ऐसे लोग जो फ्रांच बोलते हैं वो ब्रुसेल्स में 80% तक के हैं, और जो लोग डच बोलते हैं वो ब्रुसेल्स में 20% है। ये इनके बीच टेंशन का चौथा कारण है। तो अब आप चारों कारण समझ चुके होंगे। अब हम इस चैप्टर के अगले पार्ट पर चलते हैं। हमने अभी डिस्कस किया बेल्जियम और वहाँ के लोगों का एथनिक कंपोजिशन की वहाँ किस तरह के लोग रहते। तो दो कम्युनिटी वहाँ हमको दिखाई दी, डच स्पीकर, और सेकेंड वन हमको दिखाई दी फ्रेंच स्पीकर। अब एक और देश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश होने के साथ साथ ऐतिहासिक और हमारा जो भी पौराणिक काल रहा है, यहाँ से भी श्रीलंका हमसे जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, श्रीलंका एक ओशियनिक कंट्री आपको इंडिया के सदर्न पार्ट में दिखाई देगी, हमारे तमिलनाडु या फिर सदर्न कोस्ट के पास में। यह देश हमारा एक पड़ोसी देश है, एन आइलैंड नेशन सिचुएटेड इन द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इन इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में तमिलनाडु के तट पे एक देश है। जस्ट इट हैज़ पॉपुलेशन जस्ट अबाउट 2 करोड़ पीपल, जस्ट इक्वल टू हरियाणा। इसकी जो जनसंख्या है बच्चों 2 करोड़ है, और ये जनसंख्या हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हरियाणा की जनसंख्या के बराबर है। एक फैक्ट आपको, जो कि अब सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर लिया है, तो आपको जो एमसीक्यूज या 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लिए एक फैक्ट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। श्रीलंका बिकेम फ्री इन 1948। श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली, अर्थात जो श्रीलंका है बिकेम फ्री इन 1948। तो ये फैक्ट अब आप लोगों को याद हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन की तरफ। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि बेल्जियम में 2 आपके बेसिकली लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, एक थे डच स्पीकर 59% और एक थे फ्रेंच स्पीकर 40%। ऐसा ही कंपोजिशन आपको देखने मिलेगा श्रीलंका में। श्रीलंका में जो कंपोजिशन था वो थोड़ा सा टिपिकल है, और ज़्यादा टिपिकल है। वो टिपिकल इसलिए हो जाता है कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो है सिंहल स्पीकर्स की। वहाँ पे 59-40 का रेशियो था, यहाँ पे रेशियो सीधा 1/3 और 3/4 का हो जाता है। सिंहल स्पीकर 74%। इस कंट्री की 3/4 पॉपुलेशन अबाउट टू 74% बिलोंग्स टू सिंहल स्पीकर्स, जो कि श्रीलंका की बेसिकली नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऐसी भाषा बोलने वाले नेटिव श्रीलंकन्स कितने प्रतिशत हैं? 74%। द तमिल स्पीकर्स 18%। श्रीलंका में 18% लोग ऐसे हैं जो कि तमिल बोलते हैं, और इनकी जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या का 18% है। अब आप देखिए बच्चों, ये जो एलो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये है सिंहल स्पीकर्स का, जो कि कंट्री में 74% है। नेक्स्ट 18% है यहाँ पर तमिल। ये तमिल लोग जो है आप देख रहे हैं, ये तमिल्स ये यहाँ पर रहते हैं, ये इस क्षेत्र में जो अभी अंडरलाइन किया गया है, ये रेड जोन जो है ये श्रीलंकन तमिल्स का है। अब श्रीलंकन तमिल्स जो 18% है, इस 18% तमिल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट कैसे? तो ऐसे श्रीलंकन्स जो ओरिजिनली श्रीलंका के नेटिव है, दे बिलोंग्स टू
श्रीलंका दैट आर 13%, ऐसे श्रीलंकन जो तमिल है ये कितने प्रतिशत है, ये 13% श्रीलंका में होते हैं। अब 18 में से 13% श्रीलंकन तमिल है तो 5% कौन है, तो लेट्स डिस्कस। वो 5% ऐसे तमिल्स हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे। रेस्ट 5% फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया फॉर एज अ प्लांटेशन वर्कर्स आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। आपने देखा होगा इंडिया जब ब्रिटिशर्स का गुलाम था तो हमारे देश के लोगों को बहुत सारी जगह काम करने ले जाया जाता था। जैसे आपने पढ़ा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे तो हमारे देश के लोग दक्षिण अफ्रीका गए थे। आपने कबाली मूवी देखी होगी, उसमें मलेशियन इंडियंस की बात की गई थी। उसी तरह श्रीलंका में भी हमारे देश के लोग काम करने जाते थे और ऐसे लोग जो श्रीलंका में इंडियन तमिल्स के रूप में गए थे, ऐसे इंडियन तमिल्स को या इंडियन श्रीलंकन तमिल्स जिनकी जनसंख्या उन 18% में 5% थी। मोस्ट ऑफ द सिंहल स्पीकर्स पीपल आर बुद्धिस्ट। श्रीलंका का जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है जो कि सिंहल लैंग्वेज बोलता है, ये ग्रुप है आपका सिंहल स्पीकर्स का बुद्धिस्ट कम्युनिटी वाला, अर्थात यहाँ के जो बहुतायत लोग हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। वेयर इज़ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम। तमिल जो है या तो वो हिंदू है या तो मुस्लिम है। द रेस्ट ऑफ द 7% पॉपुलेशन बिलोंग्स क्रिश्चियन कम्युनिटी हु आर बोथ तमिल एंड सिंहल। बाकी जो जनसंख्या है यहाँ की, ये 7% जनसंख्या क्रिश्चियन है जो या तो तमिल बोलती है या तो सिंहल बोलती है। अब आप समझ चुके होंगे 74% जो लोग हैं सिंहल स्पीकर्स हैं। उसके बाद में ये जो लोग रहते हैं ये इस क्षेत्र में रहते हैं। जो एलो रीजन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वो क्षेत्र है 74% तमिल स्पीकर्स का। जो आप लोगों को ये रेड जोन दिखाई दे रहा है, ये है 18% में 13% तमिल स्पीकर्स का जो कि नेटिव श्रीलंकन्स हैं। एंड और ये जो आपको डार्क रेड जोन दिखाई दे रहा है ये इंडियन तमिल्स का है जो कि टोटल पॉपुलेशन में 5% है। एंड अनदर 7% पॉपुलेशन बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी। दिस इज द मेजरली कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। नाउ लेट्स डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम, मेजोरिटेरियनिज्म। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। आप अपने चैप्टर का बुक नंबर पेज नंबर 3 जैसे ही ओपन करेंगे तो राइट हैंड में बॉटम साइड में आपको ग्लॉसरी वर्ड में मेजोरिटेरियनिज्म दिखाई देगा। श्रीलंका की जो समस्या हमें दिखाई देती है वो इसी हमारे पॉइंट में छुपी हुई है। मेजोरिटेरियनिज्म हिंदी में से बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। बहुसंख्यकवाद क्या होता है, तो एक ऐसी सोच या मान्यता कि अगर किसी देश में जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी हो वही अपने देश पर राज कर सकता है। एक टेरेनिकल सोच है, एक एथिकल सोच है। क्यों? क्योंकि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वही राज करेगा। कहने का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी बात यहाँ पर जो आती है, मेजोरिटेरियन का एक जो बेसिक फैक्ट है वो फैक्ट हम यहाँ देखेंगे। A belief that the majority community should be able to rule the country। देश पर जो राज करेगा वो कौन सी कम्युनिटी होगी, वो होगी हमारी मेजोरिटी कम्युनिटी। विच एवर वेज इट वांट्स। सबसे बड़ा टेंशन का कारण ये था कि मेजोरिटी कम्युनिटी जैसा चाहे वैसा राज कर सकती है बाय डिसरिगार्डिंग, वो दूसरे की परवाह भी नहीं करेंगी। द विशेस एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ऐसी संख्या जो माइनॉरिटी है, जो देश में कम संख्या में अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी नीड्स, उनकी विशेष को डिसरिगार्ड करते हुए, दोनों को इग्नोर करते हुए राज करने वाला जो बहुसंख्यकों की संस्था होती है, ऐसे कंसेप्ट को, ऐसे बिलीफ्स को हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म के नाम से या बहुसंख्यकवाद के नाम से जानते हैं। मान के चलिए जो संख्या में ज़्यादा है वो एक प्रकार से अपनी मनमर्जी यहाँ पर करता है। अब इस मेजोरिटेरियनिज्म के कारण क्या हुआ, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म के कारण क्या हुआ, तो जैसा कि हमने बच्चों अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि श्रीलंका में जो है वो सिंहल स्पीकर्स है 74%। और हमने अभी देखा कि मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी जैसा चाहे वैसा राज कर सकती है डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो वही हुआ। श्रीलंका में एक एक्ट पास हुआ
जिसे कि कहा जाता है सिंहल ओनली एक्ट। बुक नंबर आपकी जो है पेज नंबर 3 पर आप सेकंड पैराग्राफ मेजोरिटेरियनिज्म का देख सकते हैं, वहाँ पर ये दिखाया है 1956 में यह एक्ट पारित किया गया था। इसे जाना जाता है सिंहल ओनली एक्ट के नाम से। अब इस एक्ट में क्या था आइए डिस्कस करते हैं। सिंहल ओनली एक्ट जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इमेज में, ये जो एक्ट है 1956 में आपका पास किया गया था। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर तमिल लैंग्वेज को इग्नोर किया गया है। एक्ट लाया किसने था? तो इनका नाम था SWRD भंडार नायके। अब इस एक्ट के क्या फीचर्स थे? मेजोरिटेरियनिज्म के लिए श्रीलंका में कौन से कदम उठाए गए थे? व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश मेजोरिटी गवर्नमेंट और मेजोरिटी रूल? A democratically elected government adopted a series of majoritarian measures establish सिंहल सुप्रीमेसी। इस कानून को लाने का सबसे पहला उद्देश्य था, जो कि अंडरलाइन किया गया, सिंहल सुप्रीमेसी, अर्थात सिंहल बोलने वाले जो ग्रुप है उसकी सर्वश्रेष्ठता, उसकी सर्वोच्चता को देश में लागू करना। नेक्स्ट, इन 1956 MCQ के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक्ट कब आया था? 1956 में। वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंहल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। इस एक्ट के द्वारा श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी हो चुकी थी? वो हो चुकी थी अब सिंहल लैंग्वेज। डिसरिगार्डिंग तमिल, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कंप्लीटली तमिल को इग्नोर किया गया था और ओनली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका is सिंहली। नेक्स्ट, डिस्कस द अदर पॉइंट। अब इस एक्ट में क्या था? द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी। सरकार ने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी लागू की। प्रेफरेंशियल पॉलिसी में क्या था? फेवर्ड सिंहल। यहाँ पर किसका पक्ष लिया जा रहा था श्रीलंकन सरकार के द्वारा? सिंहल लोगों का। एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो आपको क्या बोलना जरूरी है? सिंहल स्पीकर्स। जैसे कि यहाँ देखिए एक डॉग है बार्किंग करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, सिंहल्स ओनली। मतलब अगर कोई भी बच्चा जो तमिल स्पीकर्स वो अंदर आता था तो इस तरह से उसको इग्नोर किया जाता था, बाइकआउट किया जाता था। इन गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो क्या आना चाहिए? आपको सिंहल लैंग्वेज आना चाहिए। अब ज़रा सोचिए हिंदुस्तान में ऐसा हो तो, अगर हम बोले कि केवल हिंदी बोलने वाले लोगों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या फिर जो हिंदी बोलते उन्हीं को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, तो क्या ये हमारे देश में संभव है? ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शुड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। एक नया कानून और इसी कानून में लाया गया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट केवल और केवल बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे, अर्थात हम केवल एक ही धर्म को संरक्षण देंगे, बुद्धिज्म को, और उसी को हम फॉस्टर या उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। मतलब दिस रिगार्डिंग द अदर रिलीजन और अदर रिलीजियस ग्रुप। अगर भारत में ऐसा हो कि हम केवल हिंदुइज्म को ही प्रमोट करें तो देश में क्या यूनिटी रह पाएगी? नहीं। बट श्रीलंका ने ऐसा किया, वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहल के साथ उनका ऑफिशियल नेशनल रिलीजन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बुद्धिज्म को। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग आफ्टर वन, एक के बाद एक इसी तरह से लगातार वहाँ पर क्या आते गए? इसी तरह नए नए कानून आते गए। तो कौन कौन से कानून थे एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहला जो था 1956 का द सिंहल ओनली एक्ट, इसके अकॉर्डिंग सिंहल को है जो कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे कि क्या था, तो वो था सिंहलीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और उसके बाद जो सिंहल स्पीकर्स थे उनके लिए एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी यूज़ की जाने लगी। उनको गवर्नमेंट जॉब में एडमिशन, अपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन और गवर्नमेंट जॉब में प्रेफर किया जाने लगा। एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ओनली प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर द बुद्धिज्म, हम केवल बुद्धिस्ट जो रिलीजियस कम्युनिटी उसी को प्रोटेक्ट करेंगे और उन्हीं के धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और ये सब गवर्नमेंटल चेंजेस कैसे होते गए? वंस आफ्टर वन, एक के बाद एक होता चला गया। अब मान के चलिए आपके घर में 2 भाई बहन हैं या 2 भाई हैं आप। पिताजी एक का बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं, एक को नए कपड़े ला कर देते हैं, दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं। अब एक भाई है जिसको लगातार इग्नोर किया जा रहा है और एक की अच्छी देखभाल की जा रही है, तो दूसरे भाई के मन में क्या होगा?
अपने बड़े भाई के प्रति थोड़ा सा दूरी या उसके प्रति लगाव कम होने लगेगा। बिल्कुल यही बात कहाँ हुई? श्रीलंका में। श्रीलंका में जो तमिल स्पीकर्स थे, अब उनको ऐसा लगने लगा था कि हमें यहाँ पर एक मार्जिनलाइज किया जा रहा है। चैप्टर आप 8 में पढ़े होंगे, मार्जिनलाइजेशन। तो जो श्रीलंका में सिंहल स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो टोटली डिसरिगार्ड करते जा रही थी। किसकी फीलिंग्स को, किसकी विशेष को, किसकी नीड्स को? तो वो थे तमिल स्पीकर्स। तो अब यहाँ पे श्रीलंका जो है एक सिविल वॉर में इंडल्ज हो जाता है। तो सिविल वॉर क्या है? द सिविल वॉर, अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री। श्रीलंका का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो दो अपोजिंग ग्रुप्स कौन से हो गए? एक था सिंहल स्पीकर्स और एक था तमिल स्पीकर्स। एक ही देश के दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में होने वाला वायलेंट कन्फ्लिक्ट, हिंसात्मक विरोध या फिर लड़ाई झगड़े वाला विरोध क्या कहलाता है? सिविल वॉर। ये सिविल वॉर क्यों कहा जाता है? विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस, इतना ज़्यादा ये इंटेंस हो जाता है, इतना ज़्यादा गंभीर हो जाता है, दैट अपीयर्स लाइक अ वॉर, कि ऐसा लगने लगता है कि उस देश में युद्ध छिड़ गया है। जबकि युद्ध किसी इंटरनेशनल होता है क्या? ये युद्ध किसी दूसरे देश के साथ होता है कि नहीं? जब एक ही देश के भीतर दो अपोजिंग कम्युनिटी लड़ने लगती हैं तो ऐसे वॉर को हम लोग कौन सा वॉर कहते हैं? ये वॉर कहलाता है सिविल वॉर। नेक्स्ट पॉइंट, रीजन फॉर द सिविल वॉर। सिविल वॉर के क्या कारण थे? तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। द मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन सरकार ने जो मेजर्स लिए थे वही इस सिविल वॉर का पहला कारण था। कि पहली बात तो श्रीलंकन तमिल्स को अवॉइड कर दिया गया। गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटी एडमिशंस, यूनिवर्सिटी पोजीशन सभी किसको दी जाने लगी? सिंहल स्पीकर्स को। तो ये इग्नोर्ड फीलिंग जो थी तमिल स्पीकर्स में, ये सिविल वॉर के चलते बढ़ गई आगे। इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन, इसके कारण तमिल स्पीकर्स के बीच एलाइनेशन या दूरियां बढ़ने लगी। वो अपने आप को श्रीलंका से अलग समझने लगे अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। दैट फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि ना तो कोई हमारे धर्म को सुनने वाला है, ना कोई हमारी भाषा को सुनने वाला है, ना कोई हमें पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रही है कोई पॉलिटिकल पार्टी। दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, उनको लगने लगा कि ना तो इस देश का संविधान हमारी परवाह करता है, ना इस देश की सरकार हमारी परवाह करती है। डिनाइड देयर इक्वल राइट्स, ना तो इस देश में हमें रहने के लिए समान नागरिक अधिकार प्राप्त है। अब जब ऐसा हो कि कोई देश ना तो आपकी भाषा की परवाह करे, ना आपके धर्म की परवाह करे, ना आपको समान रूप से इक्वल सिविल राइट्स दे, तो ऐसे देश में आप अपने आप को किस तरह महसूस करेंगे? ये यहाँ पर होने लगा था श्रीलंकन तमिल्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रीज़न फॉर सिविल वॉर, सिविल वॉर के क्या कारण थे? तो सिविल वॉर का जो पहला कारण था, they felt that the government are against them in getting jobs and other opportunities। जो श्रीलंकन तमिल्स थे या जो तमिल स्पीकर्स थे, इनको जॉब्स लेने में परेशानी आ रही थी, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। अगर एक देश के अंदर ही आपके साथ इस तरह भेदभाव किया जाए कि आपको जॉब ना मिले, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी न मिले, तब क्या होगा? एज द रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिंहल एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड। अब इसके कारण क्या हुआ? सिंहल कम्युनिटी और जो तमिल कम्युनिटी थी उनके बीच के जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंड, तनावपूर्ण होने लगी। अब दोनों के बीच में जो स्थिति बन गई वो गंभीर होते चले गई, तनावपूर्ण होते चले गई। नेक्स्ट, अब जब सिविल वॉर स्टार्ट हो ही गया तो आप सभी जानते हैं बच्चों, श्रीलंका हमारे देश से काफ़ी अच्छा विकसित देश था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश से बहुत अच्छा था, परंतु इस सिविल वॉर के कारण क्या हुआ? द रिजल्ट ऑफ द सिविल वॉर, जब भी कोई इस तरह से वॉर होता है तो नुकसान ही होता है। किस युद्ध से आज तक इतिहास हमने देखा है हमें कहीं से भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। पहला इसका रिजल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। 1000 ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर किल्ड, एक नहीं दोनों ही समुदायों के लोग मारे गए। हजारों की संख्या में श्रीलंका में मौत का तांडव होने लगा। नेक्स्ट, मेनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री, कई तमिल्स परिवारों को श्रीलंका अपना देश, अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मेनी मोर लोस्ट देयर लाइवलीहुड, कई लोग ऐसे थे जो अपने जीवन कमाने के लिए जो वहाँ लाइवलीहुड थी, आजीविका थी, उसको गंवाना पड़ा। श्रीलंका सफर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इस युद्ध में बहुत ज़्यादा
श्रीलंका की आर्मी, उसका रिसोर्स इंडल्ज होता चला गया। तो श्रीलंका का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो सडनली क्या होने लगा, कोलैप्स होने लगा, और इस तरह श्रीलंका जो है एक सीवर क्राइसिस में या फिर गंभीर जो हम लोग आर्थिक मंदी बोलते हैं उसमें फंस गया। तो ये डिस्कस किया हम लोगों ने अभी बच्चों, श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म कि किस तरह से वहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी ने अपनी मनमानी की, सिंहल स्पीकर्स को जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ में आके रखा, डिसरिगार्ड द फीलिंग्स, नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द तमिल स्पीकर। अब इसके कारण क्या हुआ, तमिल लोग गुस्से में आ गए, उन लोगों ने वॉर छेड़ दिया। तो उसके कारण क्या थे वो हमने वहाँ पे डिस्कस किए कि उनको ऐसा लगने लगा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। उसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर के कारण क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए। श्रीलंका जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया से आगे था, इस सिविल वॉर के कारण क्या हो गया, पिछड़ गया। और फाइनली आपको जानना होगा कि 2009 में यहाँ पे सिविल वॉर फाइनली एंड हुआ और अब श्रीलंका में काफ़ी शांति है। अब आते हैं बात हमारी दूसरी कंट्री की, बेल्जियम की। तो बेल्जियम में क्या हुआ बच्चों, तो हमने देखा कि श्रीलंका में जो था मेजोरिटेरियन था, ठीक। अब हम दूसरा देश बेल्जियम इसलिए पढ़ रहे कि श्रीलंका में सिंहल स्पीकर, तमिल स्पीकर दो कम्युनिटी थी, यहाँ पे भी दो कम्युनिटी। क्या यहाँ पे झगड़ा हुआ क्या, नहीं, यहाँ झगड़ा नहीं हुआ। एकोमोडेशन इन बेल्जियम ने एकोमोडेट किया, स्थितियों से समझौता किया कि हमें रहना इसी देश में है, हम लड़ाई करके, झगड़ा करके कोई तरक्की या कोई प्रगति हासिल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हम एकोमोडेट करते हैं, हम एक समझौता करते हैं। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम की समझदारी क्या हुई बिटवीन 1970 टू 1993, 1970 से लेकर 1993 तक संविधान में कुल 4 बार अमेंडमेंट किए गए, संविधान में 4 बदलाव किए गए। एज ए स्टूडेंट आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए याद रखना होगा कि 70 से 93 तक कितने बार अमेंडमेंट किया गया, तो 4 बार अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया। बेल्जियम लीडर वर्क आउट अ वेरी डिफरेंट एंड इनोवेटिव पावर शेयरिंग आइडिया, एक बिल्कुल नया, बिल्कुल डिफरेंट और इनोवेटिव रचनात्मक एक प्रयास उन्होंने किया, दैट इज नोन एज बेल्जियन मॉडल। ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। तो बेल्जियन मॉडल जो था पावर शेयरिंग का वो क्या था, तो द फर्स्ट पॉइंट बेल्जियम पावर शेयरिंग की हम जो बात कर रहे हैं वो थी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। फ्रेंच कम्युनिटी 40% थी टोटल कंट्री में और 59% डच कम्युनिटी थी। अब क्या किया गया, तो भैया झगड़ा मत करो, क्या करो, तो 50-50 बांट लो। डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे इनको इक्वल स्टेटस दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है, देश की सरकार है, आपने पढ़ा होगा वर्टिकल पावर शेयरिंग में 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, 2 टाइप की फेडरल गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल रखे गए, अगर 50 मेंबर्स डच स्पीकिंग से हो गए तो 50 मेंबर्स फ्रेंच कम्युनिटी के हो गए। नो सिंगल मेजॉरिटी कैन टेक डिसीजन, कोई भी एक मेजॉरिटी डिसीजन नहीं ले सकती थी। कोई भी डिसीजन लेने के लिए दोनों कम्युनिटी की मेजॉरिटी होना जरूरी थी। तो पहला जो पॉइंट आप लोग यहाँ पढ़ोगे वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, दोनों ही तरफ से मंत्रियों की संख्या केंद्र सरकार के लिए बराबर रखी गई। द सेकेंड वन पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, एक फेडरल गवर्नमेंट बनाई गई। बिसाइड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द 2 regions हैव बीन गिवन मैक्सिमम पावर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट ट्रीटेड एज द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश में केंद्र सरकार है जो दिल्ली में राज करती है, प्रधानमंत्री जिसके मुखिया होते हैं, और हमारे देश को बांटा गया है विभिन्न राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इनकी अलग सरकार होती है। उसी तरह बेल्जियम में भी 2 प्रांतों में, 2 प्रोविंसेस में बांटा गया है, अपर जो है फ्लेमिश और लोअर जो है वेलोनिया। इन दोनों के लिए भी 2 अलग अलग गवर्नमेंट बनाई गई और ये दोनों गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री थी, ये सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये फेडरल का सबसे यूनिक सिस्टम बेल्जियम में है जो कि हमारे देश में भी नहीं है। हमारे देश में अगर राज्य सरकार को कोई फैसला लेना है तो वो ले सकती है, पर केंद्र सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो सारे देश के लिए इम्पोज किया जाता है। बट बेल्जियम में ऐसा नहीं है। बेल्जियम की दोनों प्रोविंसेस, दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट की सब ऑर्डिनेट या उसके मातहत या अधीन नहीं है। ये सेकंड पॉइंट कि सेंटर अपने जो फ्लेमिश रीजन की गवर्नमेंट और वैलोनिया रीजन की गवर्नमेंट बेल्जियम के सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा या उसके अधीन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला हम डिस्कस करेंगे जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में से देखा हमने 80% फ्रेंच लोग थे, 20% डचेस थे, तो जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो 80% फ्रेंच का होना चाहिए, 20% किसका होना चाहिए, डचेस का, पर ऐसा नहीं। ब्रुसेल्स में भी एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया, द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम हैज़ गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल, दोनों को ही 50-50। अगर 50% पार्टिसिपेशन फ्रेंच लोगों का होगा तो 50% पॉपुलर जो पार्टिसिपेशन है वो डच स्पीकर्स का भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, दिस इज द फाइनल पॉइंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। बच्चों, वर्टिकल पावर शेयरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट होती है, और हमारे देश में आप पंचायती राज को पढ़ते होंगे, ग्राम पंचायत, नगर परिषद होती है, परंतु बेल्जियम में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की जगह एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट लाया, डेट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसे सामुदायिक सरकार या समुदायों की सरकार कहा जाता है। अब समुदाय की सरकार क्या होती है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट को अगर आपको समझना हो तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड गवर्नमेंट। और ये थर्ड गवर्नमेंट कौन सी थी, द कम्युनिटी गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये एक भाषा समूह को बोलने वाले लोग थे, मतलब डच स्पीकर्स जो थे वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अलग वो कर सकते थे, उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे, उनको फॉस्टर कर सकते थे, उनको इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते थे। ठीक, दिस अरेंजमेंट इंश्योर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जो कि डाइवर्सिटी थी बेल्जियम में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो अपने धर्म, अपनी भाषा और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते थे। ऐसे गवर्नमेंट को हम कौन सी गवर्नमेंट कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट पर्टिकुलरली डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स की जो कम्युनिटी है, उनकी लैंग्वेज है, उनके कल्चर, उसको प्रमोट करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाई गई थी। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्रुसेल्स। अब इतने इनोवेटिव आइडिया का क्या यहाँ पे रिज़ल्ट निकला, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला बच्चों, तो उसका रिज़ल्ट ये था कि जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स वाज चूजन द हेड क्वार्टर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोप के अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर के जब अपना एक यूनियन बनाया यूएनओ के समान, तो उसका नाम दिया गया यूरोपियन यूनियन। और इस तरह से एकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम को एक प्राइज़ दिया गया कि भैया आपने इतना अच्छा काम किया है, आपने अपने देश में कन्फ्लिक्ट को रोका, आपके इस इनोवेटिव आइडिया के लिए हम आपको क्या करते हैं, अपने जो यूरोपियन यूनियन है, इस यूरोपियन यूनियन के हेड क्वार्टर के लिए चुनते। जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये यूरोपियन यूनियन की ब्रुसेल्स में हेड क्वार्टर है। यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती है, यहाँ से यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट चलाया जाता है। टू एकोमोडेट विथ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ऐसा इसलिए हुआ था कि बेल्जियम ने अपने देश की डाइवर्सिटी को काफ़ी अच्छी तरह से एकोमोडेट किया था। नेक्स्ट, अब आती है बच्चों बात, हमने दो कंट्री के एग्जाम्पल देखे, एक था श्रीलंका और एक था दूसरा देश बेल्जियम। श्रीलंका स्थिति वही थी, बेल्जियम स्थिति वही थी, दो देश दो उदाहरण। एक देश जिसने अपने देश में मेजोरिटेरियनिज्म को इस्टेब्लिश किया, अपने देश की जनसंख्या के साथ में उन्होंने भेदभाव किया तमिल स्पीकर्स के साथ, और उसका परिणाम क्या निकला, वो गृह युद्ध में फंस गए। एक देश था जिसने परिस्थितियों को समझा, उसको जाना और एकोमोडेट किया और देश में समझदारी से शांति स्थापित की। तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हमें पावर शेयरिंग क्यों। स्टूडेंट्स, कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो पावर शेयरिंग के दो कारण हैं। पहला कारण ये है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। द फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड द सेकेंड वन इज मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है और मॉरल रीज़न क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। इसके लिए आप अपने एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 6 देखेंगे, सिविक्स की बुक का। यहाँ लेफ्ट हैंड में ग्लॉसरी में आपको प्रूडेंशियल की डेफिनेशन मिलेंगी। बेस्ड ऑन प्रूडेंस, जब हम विवेक के साथ अपने डिसीजन को लेते हैं, विवेक या प्रूडेंस के थ्रू, ठीक,
ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। जब हम अपने गेन्स, अपने फ़ायदे, अपने लॉसेस, अपने नुकसान को केयरफुली कैलकुलेट करते हैं कि कोई काम करने से मुझे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, तो इस टाइप के रीज़न को हम प्रूडेंशियल रीज़न या हिंदी में युक्तिपरक या युक्तिगत कारण कहते हैं। दूसरा है मॉरल रीज़न। मॉरल का मतलब होता है नैतिक। जब हम ह्यूमैनिटी के कारण किसी का कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, इट मीन्स मॉरल। ठीक, अब यहाँ हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। कोई एक व्यक्ति है आपके गांव का, मान के चलिए बहुत बड़ा कोई सेठ व्यक्ति है। अब उसको कोई ज़रूरत आन पड़ती है और वो आपकी मदद करने आता है, आप उसकी मदद करते हैं। प्रूडेंशियल रीज़न क्यों कर रहे हैं? प्रूडेंशियल कारण, एक लॉजिक। वो व्यक्ति अमीर है, आज आप उसकी मदद कर रहे हैं, कल वो आपके काम आ सकता है। आपने यहाँ क्या सोचा? अपना गेन, अपना प्रॉफिट सोचा। आपने कैलकुलेट किया कि ये व्यक्ति मेरे कितने काम का है। जब इस तरह से किसी इवेंट के पीछे कोई डिसीजन लेने के लिए इस तरह का कारण हो जहां आपके प्रॉफिट लॉस की बात छुपी हो, इट मीन्स वो प्रूडेंशियल रीज़न है। आप एक नीडी व्यक्ति की ज़रूरत कर रहे हो ह्यूमैनिटी के कारण, इंसानियत के कारण, तो जो घटना के पीछे इस तरह का कारण होता है वो मॉरल रीज़न कहलाता है। अब आप दोनों ही तथ्यों को समझ चुके होंगे कि प्रूडेंशियल क्या है और मॉरल रीज़न क्या है। तो अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले प्रूडेंशियल रीज़न कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्या उसके पीछे हमारा लाभ हो सकता है, क्या उससे हमें प्रॉफिट हो सकता है। द फर्स्ट वन इज प्रूडेंशियल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग इज प्रिकॉशनरी मेजर। हमारे लिए एक प्रिकॉशन होता है, जैसे बीमार पड़ने के पहले ही हम इलाज कर लेते हैं। ज़्यादा बीमार नहीं हुए, थोड़ा बुखार आ रहा है तभी इलाज कर लिया जाए। तो किसी दो कम्युनिटी के बीच कन्फ्लिक्ट हो उसके पहले ही प्रिकॉशन ना ले लिया जाए, पावर को क्यों ना दोनों के बीच शेयर कर दिया जाए, तो कन्फ्लिक्ट होगा क्या? अगर ऐसा ही बेल्जियम की तरह श्रीलंका ने किया होता प्रूडेंशियली, या पहले से ही उसने इस तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स लेता, तो क्या श्रीलंका में वहाँ पर सिविल वॉर होता? नहीं। तो प्रूडेंशियल रीज़न पहला ये कहता है कि एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि आने वाले किसी कन्फ्लिक्ट को टालना है तो आप पहले ही प्रिकॉशनरी रूप से क्या कर दो, पावर को शेयर कर दो। द सेकेंड वन, पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग अच्छा है। क्यों अच्छा है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स कम करना। क्या कम करता है? पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। दो सोशल ग्रुप्स, दो कम्युनिटी ग्रुप्स के बीच जो कन्फ्लिक्ट होने वाले हैं उस कन्फ्लिक्ट को कम करता है। अगर सभी के पास पावर्स होगी, सभी बच्चों को अगर माता पिता समान प्यार करेंगे तो किसी के बच्चे के बीच में झगड़ा होगा क्या? नहीं। उसी तरह हर कम्युनिटी ग्रुप को अगर पावर्स बांट दिए जाए तो कन्फ्लिक्ट होगा क्या? नहीं। तो आगे अगले कारण पर चलते, दोनों कारण आप समझ गए होंगे। अगला कारण जो है पावर शेयरिंग का वो ये है, गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। हमने भी बताया और अपने कन्फ्लिक्ट को कम करता है। अगर कन्फ्लिक्ट कम हो गए तो देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कोई आपस में दंगे फसाद नहीं होंगे। दंगे फसाद नहीं होंगे तो वो देश ज़्यादा तरक्की करेगा, अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका होगा। तो ये जो प्रूडेंशियल रीज़न होता है, थर्ड रीज़न ये कहता है कि ये किसी कंट्री के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को या पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टैब्लिश करता है। फोर्थ वन, इसका एग्जाम्पल हम इंडिया के लिए देखते हैं। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने प्रिकॉशनरी मेजर लिया। हमारे देश की जो माइनॉरिटीज़ थी, हमारे देश के जो डाउन ट्रोडन्स थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, ओबीसीज, एससीज, एसटीज, हमारे देश की महिलाएं, इनको हमने पहले क्या कर दिया? असेंबली में अपने इनके लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इन ग्रुप्स के बीच भी पावर शेयर हो गया। अब पावर शेयर होने से क्या हुआ? देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, 47% पावर शेयर हो गया। उनके इश्यूज जो थे वो हमें सामने आने लगे। एससीज, एसटीज को, ओबीसीज को आरक्षण देने से क्या हुआ? रिजर्वेशन देने से क्या हुआ? जो कम्युनिटी ग्रुप्स में जो हमारे कन्फ्लिक्ट होने थे वो हमने उसको रिड्यूस कर दिया या कम कर दिया। तो इस तरह से पावर शेयरिंग का पहला कारण होता है कि वी वांट टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स। वी वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। वी वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड अदर थिंग इज दैट इट इंश्योर द प्रिकॉशनरी मेजर्स। ये क्या है हमारे लिए? एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं मॉरल रीज़न पर। मॉरल रीज़न क्या होता है?
तो वही ह्यूमैनिटी के आधार पर जब हम डिसीजन करते हैं, मॉरल कंसिडरेशन जिसमें होता है वो मॉरल रीज़न है। तो मॉरल रीज़न क्या है? सबसे पहला कारण है कि मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की आत्मा ही कौन है? पावर शेयरिंग है। मॉन्टेस्क्यू 9th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था पावर शेयरिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है? इट इज़ द स्पिरिट ऑफ लॉस, कानून की आत्मा या डेमोक्रेसी की आत्मा ही उन्होंने पावर शेयरिंग को कहा था। एंड द सेकेंड 1.8, द डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज से या इन कानूनों को लागू करने से जो लोग अफेक्ट होते हैं उनके बीच पावर को शेयर करना चाहिए, चाहे महिला हो, चाहे वो आपके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिलीजियस ग्रुप हो, कम्युनिटी ग्रुप हो। अगर इनके पास पावर होगी तो कभी कोई कन्फ्लिक्ट होगा क्या? नहीं। कभी कोई आपका इंसिडेंट हुआ तो हम उसको सभी मिलकर के सॉल्व कर सकते हैं। डेमोक्रेटिकली हम लोग अपने स्ट्रांग हो सकते हैं, इसीलिए पावर को शेयर कर दिया जाता है। तो बच्चों, पावर शेयरिंग के कारण देखने के बाद अब अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 4 प्रकार इसके फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के होते हैं। सबसे पहला जो अपना फॉर्म्स का प्रकार है वो है हमारे लिए अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के अलग अलग जो ऑर्गेन्स होते हैं, अंग होते हैं, उसके बीच पावर शेयरिंग कैसे की जाती है। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स आप लोग क्लास 8 से लेकर के 9 तक के पढ़ते आए हो। पहला जो होता है वो होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करती है? इट इज़ लॉ मेकिंग बॉडी, क्रिएट्स लॉ। ये देश के लिए कानून बनाती है, इसका केवल काम होता है कानून बनाना। इसके बाद सेकेंड वन कौन होता है? फिर होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन्फोर्स लॉज। जब तक के कानून को कंसिडरेशन नहीं मिलता एग्जीक्यूटिव का, कोई कानून किसी देश में लागू नहीं हो सकता है। देन इसके बाद अगला जो काम होता है वो होता है जुडिशियरी का, वेयर द लॉ इज राइट और रॉन्ग और वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। कोई कानून सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही है, गलत है, इसका डिसीजन कौन करता है? जुडिशियरी करती है। और इंटरप्रेट्स ऑफ लॉ, कानून की व्याख्या करना इसका काम होता है। अगर कानून सही नहीं है तो जुडिशियरी क्या कर सकती है? वो लेजिस्लेचर को कानून को डिसमिस करने के लिए कह सकती है। इट्स सेल्फ जुडिशियरी भी उसे खुद ही डिसॉल्व कर सकती है। ये सिद्धांत जो है मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया था। अब ऑर्गन्स में किस तरह से पावर शेयर होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर। हिंदी में लेजिस्लेचर को विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है, जिसका काम होता है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। सेकेंड बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ये कानूनों को लागू करती है, इम्पोज ऑफ द लॉज। एंड थर्ड वन जुडिशियरी, इसका काम होता है कानून को इंटरप्रेट करना, कोई कानून बना है वो सही है या गलत है उसकी व्याख्या करना जुडिशियरी या न्यायपालिका का काम होता है। वी कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। हम इसे कौन सा पावर शेयरिंग कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इसलिए कहते हैं क्योंकि तीनों ही जो आपके ऑर्गन्स होते हैं एक लेवल पर होते हैं, तीनों में पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए इस पावर शेयरिंग को हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या क्षैतिज विभाजन कहते हैं। क्षैतिज विभाजन क्योंकि तीनों में कानून समान रूप से बांटे जाते हैं। अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, तीनों एक ही लेवल पर होते हैं, एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, सभी के अलग अलग काम है। जैसा कि आपने देखा लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून बनाता है, कानून बना दिया उसका काम खत्म हो गया। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज, जो कानून बने उसको लागू करना किसका काम है? वो एग्जीक्यूटिव का है। और कानून सही है, गलत है, सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये चेक करना किसका है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, इट इज जुडिशियरी, न्यायपालिका ये काम करती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे अब क्या है।
द पावर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द ऑर्गेन्स, तीनों ही ऑर्गेन्स में पावर्स क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तीनों ही ऑर्गेन्स में पावर्स को एक समान रूप से विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। यही कारण है कि इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं, क्योंकि तीनों में एक जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ ऑर्गेन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर्स। अब मान के चलिए कोई एक ही संस्था होती जो कानून भी बनाती, उसको इम्पोज भी करती, और कानून सही या गलत है, जजमेंटल जो डिसीजन है जुडिशियरी की वो भी खुद ही करती, तो ऐसे रूल को हम डेमोक्रेटिकल रूल कह सकते हैं क्या? नहीं, डेमोक्रेसी है तभी हमने यहाँ पावर शेयर किया है। नेक्स्ट, ईच ऑर्गेन्स check the others, this result in balance of power among the various institution। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तीनों एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते, एक दूसरे की निगरानी भी करते, एक दूसरे के बीच संतुलन भी बनाकर रखते हैं। कैसे? लेजिस्लेचर जो होती है वो एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जुडिशियरी के जो जजेस होते हैं उसको नॉमिनेट करती है। अगर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया वो गलत है तो जुडिशियरी उसको क्या कर सकती है, हटा सकती है। अब लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशियरी अगर किसी तरह से गलत काम कर रही है तो फिर क्या है, लेजिस्लेचर जुडिशियरी को भी क्या कर सकती है, चेक एंड बैलेंस कर सकती है। जो जजेस होते हैं उनका इम्पीचमेंट करने का अधिकार हमारे देश की पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के पास में होता है, एग्जीक्यूटिव के पास में होता है। अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम कर रही है तो जो लेजिस्लेचर है वो भी इम्पीचमेंट के थ्रू एग्जीक्यूटिव को हटा सकती है। तो इस तरह से इस व्यवस्था को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि तीनों ही ऑर्गेन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक करते हैं, निगरानी करते हैं, बैलेंस, तीनों एक दूसरे के बीच संतुलन बनाकर चलते हैं। अगले पावर शेयरिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि हमने अभी बताया, एक दूसरे की निगरानी की जाती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इंश्योर कंसेप्ट ऑफ एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरह से जो पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी का एक्सपांशन करती है, लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा उसका प्रसार होता है। जितने ज़्यादा पावर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी भी उतना ही अधिक होगा। अब आती है बारी हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल पावर शेयरिंग की। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, जब अधिकारों को ऊपर से नीचे की ओर बांटा जाता है तो इस तरह की पावर शेयरिंग वर्टिकल पावर शेयरिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर एक यूनियन गवर्नमेंट होती है जिसको कि यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, हिंदी में केंद्र सरकार। उसके नीचे होती है विभिन्न प्रोविंसेस की, स्टेट की अलग से स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे होती है छोटे गांवों में, शहरों में, कस्बों में जो सरकार होती है, म्युनिसिपल या पंचायती राज इसको कहा जाता है। When power is shared among the different levels of the government like central government, union और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जब हम केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों के बीच पावर्स को बांटते हैं, इट मीन्स ये वर्टिकल पावर शेयरिंग कहलाती है। The powers are distributed higher to lower level of the government। यहाँ पावर्स ऊपर से नीचे की ओर विभाजित किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, जो आपके साइन लगे हुए हैं वो नीचे की तरफ है, मीन्स यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होते हैं, उससे कम पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, और उससे कम पावर जो है म्युनिसिपल गवर्नमेंट के पास होती है। क्यों? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो एंटायर कंट्री के लिए होती है, जैसे हमारे देश में जो केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसका जो यूरिसडिक्शन होता है वो केवल स्टेट बॉडी होती है, मीन्स छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, एमपी की गवर्नमेंट केवल उसी स्टेट के लिए कानून बनाएगी, वो सारे देश के लिए कानून बना सकती है क्या? नहीं। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके राइट्स कम होते हैं, और सबसे नीचे होती है म्युनिसिपल गवर्नमेंट। क्यों म्युनिसिपल गवर्नमेंट नीचे होती है? क्योंकि उसका जो यूरिसडिक्शन है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो एक गांव या एक शहर ही होता है। इस तरह से इसलिए इस पावर्स को वर्टिकली डिवाइड किया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर। आगे हम लोग देखेंगे, इन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर
Constitution clearly lays down the powers of different levels of the गवर्नमेंट। हर लेवल का क्या काम है, कहाँ वो काम कर सकता है, वो अलग अलग बांटा गया है। मान के चलिए हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इस इंडिया के लिए अगर हमें कानून बनाना हो तो ये पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम किस स्टेट में रहते हैं, मान के चलिए एमपी में रहते हैं, तो एमपी के लिए जो गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो कौन सी गवर्नमेंट होगी? वो होगी स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद हम स्टेट के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए या लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो वो कानून कौन बनाएगा? म्युनिसिपल गवर्नमेंट या फिर पंचायत गवर्नमेंट बनाएगी। तो तीनों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से अलग अलग लिखे हुए हैं, तीनों को आप संविधान में अलग समझ सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसे फेडरल डिवीजन भी कहा जाता है। फेडरल डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक संघ की व्यवस्था की गई, एक फेडरेशन बनाया गया है। म्यूनिसिपल पंचायत जो होती हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होती हैं? स्टेट गवर्नमेंट की। अलग अलग जो स्टेट्स हैं हमारे देश में वो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या पूरे इंटायर कंट्री के। तो ये एक दूसरे से होल्ड होते हैं, इसीलिए इसे फेडरेशन कहा जाता है। वर्टिकल पावर शेयरिंग परफॉर्म्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम लोकतंत्र को डीपन करते हैं, जब लोकतंत्र को हम और मजबूत करते, गहरा करते हैं, तो इस तरह जो पावर शेयरिंग की जाती है वो वर्टिकल पावर शेयरिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है? दो अंतर है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में पावर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द थ्री ऑर्गन्स। तीनों ऑर्गन्स में पावर्स को समान बांटा जाता है। In comparison to vertical, the powers reduces from top to bottom। ऊपर से नीचे की तरफ पावर्स क्या होते हैं? कम होते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द म्युनिसिपल और पंचायत गवर्नमेंट। तो आप समझ चुके होंगे बच्चों कि पावर शेयरिंग ये किस प्रकार की जाती है। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो तीसरा टाइप आता है पावर शेयरिंग का, वो है डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब आप बोलोगे सर सरकार के बीच में तो हमने पावर बांट दी, वर्टिकली बांटे, हॉरिजॉन्टली बांटे, सोशल ग्रुप्स के बीच में हम पावर्स को किस तरह बांट सकते हैं? तो सोशल ग्रुप्स में किस तरह बांट सकते हैं? पावर्स में बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। आपने देखा होगा अलग अलग धर्मों के समुदायों के लोग एक संगठन बना लेते हैं, एसोसिएशंस होते हैं उनके। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के एसोसिएशन होते हैं। 1953 याद कीजिए किस तरह से हमारे यहाँ पे तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिंग्विस्टिक ग्रुप में इस देश में आंदोलन किया। श्री रामुलु ने वहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व किया और उस समय उनके आंदोलन का इतना इफेक्ट हुआ कि भारत सरकार को एक लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश अलग बनाना पड़ा। इट मीन्स पावर शेयर हुआ। उनके पास इतनी सत्ता थी कि उन्होंने एक अलग राज्य की मांग करके वहाँ पे एक लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाया। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। बेल्जियम में इस तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर शेयरिंग का या सोशल ग्रुप्स का एक अच्छा एग्जाम्पल वहाँ पर है। कहाँ? बेल्जियम में। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया, अगर अपने देश की हम बात करें भारत की, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे देश में तो हमने पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके रखा है पावर शेयरिंग का। वहाँ लेजिस्लेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं को और जो वीकर सेक्शन होते हैं ओबीसी, एससी, एसटीज, इनको पहले से क्या दिया जाता है? पावर्स प्रोवाइड की जाती है जॉब्स के थ्रू। इनको रिजर्वेशन के थ्रू पावर्स दी गई है ताकि इनके बीच कन्फ्लिक्ट कभी ना आए। तो इस तरह से सोशली भी हम लोग पावर्स को डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल, अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टी कैसे पावर शेयर करती है? आपने देखा होगा भारत में कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या एक से ज़्यादा समय तक के राज करती है क्या? या लगातार कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश पे राज करती रही है क्या? नहीं, पावर्स हमेशा चेंज होते रहे हैं। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर होता है तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में पावर होते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज
प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? जैसे आपने देखा गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया और वो रेलवे वर्कर्स को पसंद नहीं आया, तो रेलवे वर्कर्स क्या करता है, अपनी यूनियन के द्वारा स्ट्राइक कर देता है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है कि आप इस डिसीजन को वापस लो या हमारे वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी बनाओ। तो इस तरह से जब किसी ग्रुप के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी यूनियन के द्वारा गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है कोई काम करने के लिए, तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं इनको प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। इनके पास भी पावर्स होती है, तभी तो वो सरकार को क्या कर रहे हैं, अपनी बात को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ऐसे जो लोग जो पावर में हैं ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करते, इन्फ्लुएंस करते हैं। In contemporary democracies, political competition ensures that power does not remain one hand. आज राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का युग है। हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उसके पास सत्ता होनी चाहिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है वो रूलिंग पार्टी होती है और जो हारती है वो अपोजिशन होता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी लगातार ट्राई करती है कि अगली बार जब चुनाव हो तो सत्ता उनकी होनी चाहिए। Last final point, in a democracy we find interest ग्रुप्स सच एज डोज ऑफ ट्रेडर। हमारे देश में व्यापारियों के संगठन हैं जो अपने वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन्स होते हैं, फार्मर्स। आपने देखा होगा जब भी किसानों को फसल की कीमत नहीं मिलती है, सड़कों पर अनाज फेंक देते हैं, सब्जियां फेंक देते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो किसानों के हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज़ बनाएं। या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, आपने देखा होगा हड़ताल कर दी जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं सरकार की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस तरह से पॉलिटिकली भी ये आपके गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर। इनके पास में सरकार के इसमें भी पावर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी खुद की पार्टी होती हैं, वो चुनाव भी लड़ते हैं और सरकार में जीत कर आकर के गवर्नमेंट में पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से इस लेसन में पावर शेयरिंग की बात की गई है। हमने दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल देखे। एक कंट्री में मेजोरिटेरियनिज्म के कारण जो सिविल वॉर हुआ उसके कॉज देखे, उसके कारण क्या रिजल्ट हुआ वो देखा। एक कंट्री जिसने सिविल वॉर को, कन्फ्लिक्ट को टालने के लिए एकोमोडेशन किया, उसको क्या बेनिफिट मिला वो देखे। पावर शेयरिंग क्यों की जाती है, उसके प्रूडेंशियल मॉरल रीज़न हमने देखे। फिर उसके बाद हमने देखे पावर शेयरिंग के फॉर्म्स क्या है। तो पहला हमने फॉर्म्स देखा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि जब पावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इस तरह की पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज अक्षीय विभाजन कहलाता है। उसके बाद में हमने देखा वर्टिकल पावर शेयरिंग, देन हमने देखा अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एंड लास्ट फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो बच्चों आपको यह लेसन पढ़कर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और इस चैप्टर में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।